हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल से इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इंसुलिन की, तो इंसुलिन को बायोकेमिस्ट्री में भगवान की तरह पूजा जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ये एक ऐसा हार्मोन्स है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री लैब में बना सकते हैं, और ये फर्स्ट हार्मोन्स है जो कि बायोकेमिस्ट्री के लैब में बनाई जाती है। देखो, जब हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन एक ऐसी पेप्टाइड्स हार्मोन है जो कि पेनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होती है। इसका मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना। इंसुलिन का एक इम्पॉर्टेंट एनाबॉलिक हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट को बॉडी में स्टोर और यूटिलाइजेशंस करने में हेल्प करती है। इंसुलिन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसके पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड्स करती है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस ए एंड बी चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल के इंसुलिन को फंक्शनल्स बनाते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इंसुलिन का। तो जो मैच्योर्स ह्यूमन का इंसुलिन है उसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 51 अमाइनो एसिड। देखो, 30 चैन बी के होते हैं और 21 जो होते हैं वो चैन ए के होते हैं। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कितना? 51 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चैन से मेडअप होता है। कितने पॉलीपेप्टाइड चैन से मेडअप होता है? 2 से। चैन ए जो कि 21 अमाइनो एसिड्स का होता है, और चैन बी जो कि 30 अमाइनो एसिड्स का होता है। ए चैन और बी चैन के बीच में एक इंटर चैन, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स होते हैं। ए चैन के अंदर एक इंट्रा चैन डाइसल्फाइड्स बॉन्ड होती है, और ए चैन के जो हमारा 51 अमाइनो एसिड्स और 3 जो है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलके इंसुलिन को एक फंक्शनल इंसुलिन मॉलिक्यूल्स में बनाते हैं। देखो, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? इंसुलिन का है। इंसुलिन में 2 चैन्स पाए गए हैं। एक है चैन ए और एक क्या है? चैन बी। चैन ए जो है वो 21 अमाइनो एसिड से मेडअप है, और चैन बी जो है वो 30 अमाइनो एसिड से मेडअप है। चैन ए और चैन बी सल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब A21 और B19 एक दूसरे से, और A6 और B7 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक जो चैन ए होता है उनके बीच में इंटरनल डाइसल्फाइड्स बॉन्ड पाई जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या है? इसमें जो है 51 अमाइनो एसिड्स और 1 2 3 डाइसल्फाइड्स मिलके क्या करते हैं? इंसुलिन को एक फंक्शनल इंसुलिन मॉलिक्यूल्स में फॉर्म करते हैं। ए जो है वो 21, बी जो है वो 30, और टोटल्स कितने हुए? 51 हुए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट्स है स्ट्रक्चर्स। अभी हमने समझाया कि जो हमारा ए चैन होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो इंसुलिन की होती है, वो जस्ट लाइक अमाइनो एसिड से मेडअप होती है, और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ए चैन के अमाइनो एसिड जो हैं वो रेसिड्यू होके फोल्डिंग और स्टेबिलिटी और रिसेप्टर बाइंड्स और हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। वहीं पे जो चैन ए है और चैन बी है वो उनके अकेले इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स कभी फंक्शन नहीं कर सकता है। जब भी हमेशा चैन ए और चैन बी दोनों मिलेंगे, डाइसल्फाइड्स बॉन्ड फॉर्म होंगे, तभी वो इंसुलिन जो है वो क्या करेगा? अपना फंक्शन कर पाएगा। एक तो अंदर की तरफ इंटरनली, मतलब ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड्स बाइंड पाई जाती है, और एक सिर्फ ए के अंदर इंटरचैन डाइसल्फाइड्स बाइंड पाई जाती है, जो कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो एग्जैक्ट जो है वो
जो है मतलब पूरी तरह से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो बना रहा है वो उसको डिस्टर्ब्स करेंगे। इंसुलिन्स में नॉट इंट्रैक्ट प्रॉपर्टी द इट्स रिसेप्टर एंड बायोलॉजिकल्स, जैसे ही वो किसी भी प्रॉपर्ली की वजह से किसी मॉलिक्यूल्स को या फिर किसी रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है तो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कभी नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके 3D स्ट्रक्चर की। तो जो बायोलॉजिकल फंक्शन है हार्मोन्स की वो डिपेंड्स सिर्फ अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस पे डिपेंड्स नहीं करती है, ये इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के भी साथ करती है। इंसुलिन में जो फोल्डेड हैं वो स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशंस जो कि अमाइनो एसिड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बीच में इंटरेक्शन की वजह से होती है। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूलर सरफेस से, जिसको रिकग्नाइज करता है इंसुलिन सरफेस। सिंपल से वर्ड्स में जो रिसेप्टर्स रिकग्नाइज है वो स्पेसिफिक शेप और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन होता है, जो कि करेक्ट फोल्डिंग्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, फोल्डिंग है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, रिसेप्टर बाइंडिंग हो रही है और बायोलॉजिकल्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्यों ये जो हमारा अमाइनो एसिड्स हैं, इस अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस क्यों ज़रूरी हैं। देखो, इंसुलिन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो उसके अमाइनो एसिड के एग्जैक्ट सीक्वेंस की वजह से होता है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीक्वेंस की वजह से इंसुलिन को एक करेक्ट सेफ फोल्डेड होती है। सिंपल सी फॉर्म में अमाइनो एसिड सीक्वेंस ही होगा तभी फोल्डिंग होगी, तभी 3D स्ट्रक्चर बनेंगे, रिसेप्टर्स बाइंडिंग होगा और बायोलॉजिकल्स एक्टिविटी कंप्लीट होगी। अगर इम्पॉर्टेंट मान लो किसी अमाइनो एसिड में चेंजेस होने लगे तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है, फोल्डिंग्स चेंजेस हो सकते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग, रिसेप्टर्स बायोलॉजिकल्स एक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है। इसलिए इंसुलिन में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं। अब आता है इसके बीच में एक बॉन्ड्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी मैंने डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स के बारे में आपसे बात की ना कि इनके बीच में डाइसल्फाइड्स बॉन्ड पाए जाते हैं, दैट इज़ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स के क्या इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन में। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 2 सल्फाइड बॉन्ड्स है, एक ए चैन है, एक बी चैन है, और ए चैन को बी चैन से कनेक्टेड करने के लिए एक डाइसल्फाइड्स बॉन्ड होता है और ए के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो कि इंसुलिन को प्रॉपर 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स करता है। अगर डाइसल्फाइड्स बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाए तो इंसुलिन की नॉर्मल कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है और रिसेप्टर बाइंडिंग और बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को देती है और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की वजह से ही क्या होती है, हमारी करेक्ट बॉन्डिंग होती है और बायोलॉजिकल्स एक्टिविटी होता है। अब जो ये 3D स्ट्रक्चर, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है ना, ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ अमाइनो एसिड सीक्वेंस सफिशिएंट नहीं है, इंसुलिन को करेक्ट 3D डायमेंशनल कन्फर्मेशंस में फोल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन मॉलिक्यूल्स को के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सरफेस को रिकग्नाइज करता है, इसीलिए करेक्ट शेप, करेक्ट रिसेप्टर्स बाइंडिंग और करेक्ट बायोलॉजिकल्स रिस्पॉन्सिबल ज़रूरी है। अगर इंसुलिन 3D स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली किसी वजह से ख़राब हो जाए तो रिसेप्टर के साथ इंट्रैक्शंस प्रॉपर्ली नहीं होती। देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। मान लो कोई डोमेन है, वहाँ पे किसको इंसुलिन को जाके बाइंड्स होना है, तो 3D स्ट्रक्चर इसके बाइंडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हो रही है। अब हम देखेंगे इंसुलिन रिसेप्टर्स बाइंडिंग साइट। ठीक है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स बाइंडिंग साइट्स के बारे में देखो। इंसुलिन अपना बायोलॉजिकल्स इंसुलिन जो एक्शन है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू करता है। अगर इंसुलिन रिसेप्टर्स का एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है तो जब इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड होगा तो इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वो IRS को एक्टिवेट करेगा और फिर एक सिग्नलिंग होगी
और सेलुलर मेटाबॉलिक इफेक्ट होगा। इसी सिग्नल्स की वजह से ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड्स मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट होती है। इसीलिए करेक्ट पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर द रिसेप्टर्स बाइंडिंग। अब अगर एक इंसुलिन असेंबली स्टेट है, मान लो कि मोनोमर्स है, 1 मॉलिक्यूल्स है, तो वो एक्टिव फॉर्म इन द ब्लड स्टेम्स। अगर डाइमर है, 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो वो इंटरमीडिएट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हेक्सामर है, बीच में जिंक है, 6 मॉलिक्यूल्स है, तो ये स्टेबल स्टोरेज फॉर द स्टेबिलिटी बाय द जिंक होगी। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स में इंसुलिन का क्या काम है। दोस्तों, इंसुलिन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट्स करना। मील्स के बाद ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है, इसके रिस्पांस में पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स क्या होती है, रिलीज़ करता है इंसुलिन को। अब इंसुलिन स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़ में जो GLUT4 है, मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, को सेल मेम्ब्रेन्स में लाने में हेल्प करता है। इसे ब्लड ग्लूकोज सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक करता है, और जो इंसुलिन है वो लीवर और मसल्स के ग्लाइकोजिनेसिस को प्रमोट्स करती है। मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही इंसुलिन ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन को डिक्रीज़ करता है, हेपेटिक ग्लूकोजिनोजिनेसिस को सप्रेस करता है और ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोटीन में इंसुलिन का क्या काम है। देखो, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन्स है जो अमीनो एसिड्स अपटेक। अब हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स की बात करें तो प्रोटीन एक एनाबॉलिक हार्मोन्स है। ये अमीनो एसिड्स अपटेक को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन में ब्रेकडाउन करता है। इसलिए इंसुलिन बॉडी में ग्रोथ, टिश्यू रिपेयरिंग्स, मसल टिश्यू मेंटेनेंस को कंट्रीब्यूट्स करता है। तो अमीनो एसिड्स अपटेक फिर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो लो हो जाएगी। अब हम देखेंगे रोल इन द फैट मेटाबॉलिज्म। देखो, इंसुलिन फैट मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट्स करता है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसाइज को प्रमोट करता है, फैट स्टोरेज को प्रमोट्स करता है और लिपोलाइसिस को इनहिबिट्स करता है। तो इंसुलिन फैट सिंथेसिस, फैट स्टोरेज और लिपोलाइसिस को डिक्रीज़ करता है। इसी वजह से इंसुलिन को बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एनाबॉलिक या फिर स्टोरेज हार्मोन्स कहा जाता है। रोल इन पोटेशियम्स मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन पोटेशियम्स के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेल के अंदर मूव करने में हेल्प करता है, इसलिए इंसुलिन नॉर्मल सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन मेंटेन करने में भी कंट्रीब्यूट करता है। ये इफ़ेक्ट क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है बट सिग्निफिकेंस हाइपरग्लाइसीमिया में इंसुलिन का एक मेडिकल सुपरविजन्स के अंडर्स में रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सिंथेसाइज होता है इंसुलिन का और इसके पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, इंसुलिन डायरेक्टली मैच्योर्स फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं होता है, पहले बनता है किस फॉर्म में, प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, और इसमें सिंगल पेप्टाइड्स प्लस बीटा सेल्स पर सी पेप्टाइड्स और ए सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सिंगल्स पेप्टाइड्स रिमूव होने के बाद ये प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट बनता है। अब प्रो इंसुलिन प्रॉपर फोल्डिंग्स करता है और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। फिर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में एंजाइम सी पेप्टाइड्स को रिमूव करता है और फाइनली इंसुलिन जो है मैच्योर होके ए सेल्स और बी सेल्स का फॉर्मेशंस करता है। मैं आपको एक डायग्राम्स दिखाती हूँ, थोड़ा से डायग्राम आप लोग देखिएगा, आप लोगों को शायद समझ में आएगी। देखो, यहाँ पे दिया है बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इंसुलिन सबसे पहले क्या बनता है, प्री प्रो इंसुलिन बनता है जिसमें कुछ सिंगल्स पेप्टाइड्स बॉन्ड, कुछ बीटा सेल्स, कुछ सी सेल्स और ए चैन्स पाए जाते हैं। फिर इसमें से क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें से जो है सिंगल्स पेप्टाइड बॉन्ड्स रिमूव होने लगते हैं। रिमूव होकर ये प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। फिर इसमें से क्या रिमूव होता है, हमारा सिंगल जो पेप्टाइड बॉन्ड है फिर रिमूव होता है और ये प्रो इंसुलिन प्रॉपर फोल्डिंग करता है और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फिर जो हमारा सी पेप्टाइड्स है वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ ए चैन और बी चैन बचेंगी। अब ए चैन और बी चैन बनते ही वो क्या हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी
और वो एक एक्टिव फॉर्म जो है वो बन जाएगा। अब सी पेप्टाइड्स का क्या इम्पोर्टेंट है, सी पेप्टाइड्स यहाँ पे क्या करता है। सी पेप्टाइड जो है वो एक कनेक्टिव क्वेश्चंस होता है। जो मैच्योर्स इम्यून सेल में सी पेप्टाइड प्रेजेंट्स नहीं होता है, लेकिन इंडोजीनियस इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड रिलीज़ होते हैं और सी पेप्टाइड ही मेज़र करते हैं बॉडी के इंडोजीनियस इंसुलिन प्रोडक्शंस और इंडिकेशंस दे सकता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इनका क्या रिलेशन है, कैसे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से क्या है बड़े जुड़े हुए हैं। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस आया और इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में जो है क्या हुई, प्रॉपर फोल्डिंग हुई, डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स बने। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने की वजह से 3D कन्फर्मेशंस हुआ। अब 3D कन्फर्मेशंस के बाद इंसुलिन रिसेप्टर्स बाइंडिंग पे गया, एक्टिवेट हुआ टायरोसिन काइनेज के साथ। अब इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग हुई और बायोलॉजिकल एक्शंस हुआ। अब उसके बाद ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट या फिर सोडियम्स के मेटाबॉलिज्म्स को क्या किया गया, रेगुलेट्स किया गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन रिलेशंस क्या होता है पढ़ लिया। जो है इंसुलिन्स एनालॉग्स का क्या इम्पोर्टेंस है। इंसुलिन के स्ट्रक्चर से सेलेक्टेड अमाइनो एसिड्स को मॉडिफाई करके इंसुलिन एनालॉग्स डेवलप किया जाता है। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से इंसुलिन के एब्जॉर्प्शंस, ऑनसेट ऑफ एक्शंस, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ चेंज की जा सकती है। इसे प्रूव होता है कि स्मॉल स्ट्रक्चर चेंज कैन बी प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट फंक्शन चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझना डायबिटीज़ मेलिटस को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए या फिर एक्शन प्रॉपर्ली ना कर पाए तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो सकता है। तो इंसुलिन स्ट्रक्चर की नॉलेज का यूज़ हम थेरेपिक इंसुलिन प्रिपरेशंस के लिए, इंसुलिन एनालॉग्स डेवलप करने के लिए, स्टेबिलिटी स्टोरेज के लिए, बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए और डायबिटीज़ मैनेजमेंट्स के लिए किया जाता है। देखो, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बीटा चैन जो है वो स्विच हो जाएगा। बीटा चैन सी टर्मिनल स्टैंड मूव होगी कहाँ पे, हार्मोन्स के कोर्स की तरफ। सी टर्मिनल्स और बी टर्मिनल सेगमेंट जाके जुड़ेंगे, ए साइड्स पे इंटरेक्ट होंगे और ये की कॉन्टैक्ट इन साइड्स इन PB27, स्वेलिनिन 83, PB24 को, जो कि एक हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स जो है वो करता है। अब मैं आपको एक इंसुलिन असेंबली स्टेट्स के बारे में हम लोग अब इंसुलिन असेंबली स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इंसुलिन असेंबली स्टेट का मतलब है कि इंसुलिन मॉलिक्यूल सॉल्यूशन या फिर पैनक्रियाटिक सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट्स करता है। इंसुलिन की एक जो डायनेमिक स्ट्रक्चर है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको मोनोमर्स, डाइमर्स और हेक्सामर फॉर्म में एग्जिट किया जाता है। इस प्रॉपर्टी की जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो इंसुलिन के स्टोरेज, स्टेबिलिटी, रिसेप्टर बाइंडिंग और एब्जॉर्प्शंस पे होती है। जैसे मान लो मोनोमर है तो मोनोमर इंसुलिन की एक सिंगल फंक्शनल यूनिट होती है। इसमें ए चैन्स और बी चैन डाइसल्फाइड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मोनोमर्स जनरली इंसुलिन रिसेप्टर बाइंडिंग फॉर्म माना जाता है जो इंसुलिन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट के साथ इंडिविजुअल्स इंसुलिन मॉलिक्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे मोनोमर है, रिसेप्टर्स बाइंडिंग होगी और बायोलॉजिकल्स एक्शंस होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मोनोमरिक इंसुलिन जो है स्मॉल्स होते हैं और ये टिश्यूज़ के इंट्रैक्शंस के लिए काफ़ी सूटेबल्स होते हैं। डाइमर्स जो दो इंसुलिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नॉन कोवैलेंट्स बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे और डाइमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और डाइमर्स फॉर्मेशन मेनली इंसुलिन के बी सेल्स के हाइड्रोफोबिक रीजन्स के इंट्रैक्शन के स्टेबलाइज करता है। और डीमेराइजेशन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। जब इंसुलिन कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट्स हो जाए तो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट्स कर लेते हैं
जो कि स्टोरेज बिहेवियर में कंट्रीब्यूट्स करते हैं, और इंसुलिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इन्हेंस करता है। फिर आता है हमारा हेक्सामर। हेक्सामर्स इंसुलिन की एक इम्पॉर्टेंट हायर ऑर्डर असेंबली स्टेट है। इंसुलिन जो है 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक हेक्सामर्स में, और ये मतलब 1 हेक्सामर्स मिलके मतलब 6 हेक्सामर्स वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और बीच में इनके क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6 इंसुलिन मोनोमर्स प्लस एक जिंक जो है इंसुलिन हेक्सामर का फॉर्मेशन करता है। हेक्सामर इंसुलिन जो है वो स्टेबल स्टोरेज फॉर्म होता है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इंसुलिन की स्टेबिलिटी बनाए रहता है, स्टोर्स के लिए यूज़फुल होता है। पेनक्रियाट बीटा सेल सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को इंसुलिन पैकेजिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इंसुलिन मॉलिक्यूल्स डिग्रेशंस को प्रोटेक्ट करने में भी कंट्रीब्यूट्स करता है। ये जिंक हेक्सामर्स क्या करता है, इसके बीच में जिंक आयन प्रेजेंट होता है। जिंक इंसुलिन मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज करके स्टेबल हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है, जो कि पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में इंसुलिन के स्टोरेज और पैकेजिंग्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, मोनोमर, डाइमर्स और हेक्सामर जो होते हैं ना, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। ये इक्विलिब्रियम डिपेंड्स करता है इंसुलिन कंसंट्रेशन, जिंक की कंसंट्रेशंस, पीएच, आयन कंडीशंस, फॉर्मुलेशन कंडीशंस और 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस में। क्या बायोलॉजिकल से इम्पोर्टेंस होती है इनकी? तो ये क्या करते हैं ना कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ कहते हैं स्टोरेज का। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में इंसुलिन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज या फिर स्टेबल होके स्टोर हो जाता है। एक्शंस के लिए काफ़ी बेनिफिट करते हैं। लार्ज टिश्यूज़ पर इंसुलिन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने में मोनोमेरिक इंसुलिन रिसेप्टर इंटरेक्शन से क्या होता है, रेगुलेटेड फॉर्म करता है। और असेंबली और इंसुलिन एब्जॉर्प्शन और थेरेपिक जो इंसुलिन प्रिपरेशन है उसमें असेंबली स्टेट में जो फार्मिकली बहुत इम्पॉर्टेंस बहुत हाई है। अगर इंसुलिन हेक्सामेरिक फॉर्म में है तो ये पहले उसको स्मॉलर फॉर्म में डिसोसिएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद रिसेप्टर इंट्रैक्शन और एब्जॉर्प्शंस कर पाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब हम देखेंगे बाइंडिंग मैकेनिज़म्स कैसे हमारा इंसुलिन जो है वो बाइंड्स करता है। देखो, इंसुलिन बाइंडिंग मैकेनिज़म्स का मतलब हुआ कि इंसुलिन अपनी इस जो स्पेसिफिक इंसुलिन रिसेप्टर्स के कैसे बाइंड्स करता है, और बाइंड्स होने के बाद सेल के अंदर सिग्नल्स कैसे प्रोड्यूस करता है। ये मैकेनिज़म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंसुलिन इफ़ेक्ट डायरेक्टली उसके रिसेप्टर बाइंडिंग के साथ होता है। तो सबसे पहले होता है जो इंसुलिन रिसेप्टर मतलब सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर, जिसमें आता है हमारा RTK मतलब टायरोसिन काइनेज जो है रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज जो है ये एक रिसेप्टर होता है, इसमें होती है अल्फ़ा 2 और बीटा 2 स्ट्रक्चर। अगर डायग्राम्स में आपको दिख रहा हो तो अल्फ़ा और बीटा 2 क्या होती है, सेगमेंट्स इसमें पाई जाती है। अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो क्या करती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है और इंट्रासेलुलर साइज में टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करती है। और जो है बीटा सेल्स और अल्फ़ा सेल जो है वो इंट्रासेलुलर साइट पे होती है और इंसुलिन बाइंडिंग्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इंसुलिन रिसेप्टर बाइंड है, ब्लड में इंसुलिन रिलीज़ होने के बाद इंसुलिन टारगेट सेल से सरफेस पे इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, जैसे स्केलेटन मसल्स है, एडिपोज टिश्यूज़ है, लीवर है, या फिर कोई और भी मेटाबोलाइक रिस्पॉन्स सेल्स है। इंसुलिन उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे जाके क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, और रिकॉग्नाइज होने के बाद रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा। अब जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से बाइंड्स करता है, जो हमारा रिसेप्टर है उसका कन्फर्मेशनल चेंज हो जाती है और रिसेप्टर्स की जो इंट्रा सेलुलर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब रिसेप्टर जो है वो 20 सब यूनिट के स्पेसिफिक टायरोसिन रेसिड्यूड फॉस्फोरेट के साथ इस प्रोसेस को करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोफॉस्फोरिलाइजेशन। अब इंसुलिन बाइंड हुआ, रिसेप्टर कन्फर्मेशनल चेंज हुई, अब टायरोसिन ऑटोफॉस्फोरिलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब हमारा आएगा
ARS एक्टिवेशन मतलब इंसुलिन रिसेप्टर सब्सटेंस का एक्टिवेशन। एक्टिवेटेड इंसुलिन रिसेप्टर इंट्रासेलुलर प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है, इसलिए इंसुलिन रिसेप्टर सब्सटेंस ARS प्रोटीन फॉस्फोरिलाइजेशंस के बाद डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग में मॉलिक्यूल्स की डॉकिंग साइट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारा AKT पाथवे होता है, इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, ARS का फॉस्फोरिलाइजेशंस हुआ, अब PI3 एक्टिवेशन हुआ, PI3 में कन्वर्ट हुआ, AKT एक्टिवेशन हुआ और मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है हुआ। जैसे ही AKT सिग्नलिंग मिलता है हमारा GLUT4 वेसिकल्स एक्टिवेट होगा और सेल मेम्ब्रेन से सेल को क्या करेगा, अंदर लेके आएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।